भार्गव जी, बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और कौशलपूर्ण और प्रभावशाली सत्र के लिए। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारी अगले कार्यक्रम की हमारी मेजबान शैलजा सक्सेना जी को। शैलजा जी, कृपया शुरू करें। धन्यवाद राजेश जी। आप सभी मित्रों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज के इस सत्र में मुझे बहुत उत्साह है कि हमारे बीच आज जो दो लोग उपस्थित हैं उन पे कृपया हम लोग अपने इसको म्यूट कर अपने। जी धन्यवाद। हम वो लोग दो हमारे बीच जो विद्वान उपस्थित हैं और उसमें से एक जो जिनसे बातचीत की जा रही, जो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं भालचंद्र नेमाणे जी, उनका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, गौरव महसूस हो रहा है कि वो आज हमारे बीच में हैं। भालचंद्र नेमाणे जी कालजयी रचनाकार, सजग, सचेत, स्पष्ट चिंतक, दो टूक बात कहने वाले। वो केवल मराठी साहित्य के ही सिरमौर नहीं है, वो पूरे भारतीय साहित्य के, भारतीय जनमानस के सिरमौर हैं, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री भी प्राप्त है, जिनके उपन्यासों ने मनुष्य को सोचने के लिए, मैं मनुष्य इसलिए कह रही हूँ कि वो किसी जाति का, प्रांत का या किसी भाषा के व्यक्ति को ही केवल प्रभावित नहीं करते, वो पूरे भारतीय मेधा को, भारतीय जनमानस को प्रभावित करते हैं, सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी उतनी ही ख्याति, उस प्रकार से ही उनके लेखन की सशक्तता उसी प्रकार से है जैसे कि किसी अंतरराष्ट्रीय लेखक की होगी। ऐसे इतने बड़े लेखक हमारे जो बीच हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। उनके परिचय के लिए थोड़ा सा बस इतना ये कहूंगी उनकी पंक्तियों से कि उन्होंने कहा है कि भले ही कविता लिख ना पाऊं, हर एक व्यक्ति के मन में होना चाहिए उसको, वो कहते हैं कि भले ही कविता लिख ना पाऊं, दिन के अंत में मेरे जीने का वाष्पीकरण होकर कविता की महज एक सतर बन जाए, ऐसा स्वप्न हर लिखने वाले के दिल में होना चाहिए। क्या बात है। हम सभी जो हिंदी साहित्य प्रेमी हैं, दूसरी भाषाओं के साहित्य से प्रेम करते हैं, कहना चाहिए कि हम सब जो संवेदना का साहित्य से प्रेम करते हैं, उनके लिए ये मूल मंत्र के रूप में मुझे ये पंक्ति लगती है नेमाणे जी की, अपने जीने का वाष्पीकरण हो जाना। और इसी वाष्पीकरण की बूंद बूंद को नेमाणे जी ने अपने उपन्यासों में, अपनी कविता में, अपनी आलोचना की किताबों में समेटा है। हम सब जानते हैं कि 2003 में जो उनका हिंदू उपन्यास आया, लगभग 35 वर्षों के बाद उनका यह उपन्यास आया, हिंदू जगण्याची समृद्ध अड़गल, यानी कि हिंदू जो कबाड़, एक तरीके से उसको उन्होंने जो जो उसका अनुवाद हुआ है कि समृद्ध कबाड़, वो उपन्यास बेहद चर्चित हुआ है। और उससे पहले उन्होंने 1965 में ही कोसला, बिढार, हूल, झरीला, झूल आदि उपन्यास लिखे थे, और काव्य मेलनी और देखड़ी, वो भी बहुत चर्चित हुए थे। मजे की बात यह है कि दो टूक बात कहने वाले नेमाणे जी का सोचना है कि अगर हमने, क्योंकि लोगों ने कहा कि वो दो टूक बात कहते हैं तो कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई गप मारने के लिए तो साहित्य लिखा नहीं जाता, बात होती है विवाद या विचार क्रांति पैदा करने की। जो जमी हुई चीजें हैं उनको हिला देने की, उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देने की, ऐसा झकझोर के संवेदनाओं को जगाने की जो शक्ति हमें बहुत कम अपनी हिंदी या अन्य लेखकों में मिलती है, ऐसी परम शक्ति से कहना चाहिए वो ओतप्रोत है नेमाणे जी, जो कहते हैं, एक तरफ तो वो बात है, दूसरी तरफ अपने प्रिय शायर गालिब और तुकाराम उनके प्रिय शायर हैं, तो उनकी बात कहते हैं कि गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर, गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर की जिससे बात उसने शिकायत जरूर की जिससे बात उसने शिकायत जरूर की। तो वो चाहते हैं कि इस तरह से भी गर्मी ना हो कि बात ना की जा सके, लेकिन अपनी बात को स्पष्टता से कहना चाहिए। और आप जानते हैं कि भाषाओं के बीच में संवाद के लिए हमें अनुवाद की आवश्यकता होती है। हम काश कि हम बहुत सारी भाषाओं को जानते। किसी एक विद्वान ने, जो विदेशी विद्वान थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं को कुछ सीखा था, उन्होंने कहा था कि कम से कम भारतीयों को 12-13 भारतीय भाषाएं आना चाहिए। ये बहुत सुखद स्थिति होती कि भारतीय भाषाएं हमें इतनी सारी आती और हम मूल रूप को पढ़ पाते।
लेकिन ये हमारी सीमित जो मेधा है कहना चाहिए, या हमारे प्रयास है, सीमित प्रयास है, या हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया कि हमें इन भाषाओं का ज्ञान नहीं है। ऐसे में अनुवाद, जिसे नेमाड़े जी एक पॉलिटिकल प्रोसेस कहते हैं अनुवाद को, वो एक सांस्कृतिक प्रोसेस भी हमारे लिए बन जाती है, क्योंकि वो दो संस्कृतियों, भाषाओं की संस्कृतियों को अनुदित करके हमारे सामने हमारी भाषा में प्रस्तुत करती है। तो आज हमारे बीच में जो नेमाड़े जी की रचनाओं के वादक रहे हैं, और उन्होंने और भी अन्य मराठी साहित्यकारों अनुवाद के काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, और हिंदी की रेणु जी की रचनाओं को उन्होंने मराठी में अनुवादित किया है। ऐसे डॉक्टर गोरख निवृत्ति थोरात भी हमारे बीच हैं, जो आज नेमाड़े जी से बातचीत करेंगे। नेमाड़े जी की रचनाओं को समझने के लिए थोरात जी से अच्छा व्यक्ति नहीं मिल सकता, उनकी मूल रचनाओं को उतनी ही गहराई से पढ़ा और समझा और प्रस्तुत किया है। अनुवाद की पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ ये जो कल्चरल प्रोसेस है, उसको समझ पाना, दो भाषाओं की संस्कृतियों, उसकी महक को बचाए रखना और उसी तरीके से संप्रेषित कर देना अनुवाद की चुनौती होती है। इस चुनौती को जो थोरात जी हैं, जो कि सर परशुराम भाऊ महाविद्यालय पुणे में अनुवादक भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। अभिराम भड़कमकर जी के मराठी उपन्यास असा बाल गंधर्व के साथ साथ उन्होंने नेमाड़े जी के हिंदू जीने का समृद्ध कबाड़ और देखड़ी का अनुवाद किया है। वामन राव देशपांडे जी की संगीत कला, धरनदाजी गायकी में घरानेदार गायकी, शिल्प कला, तो उन्होंने अनेक कलाओं को भी करने में महारत हासिल की है। साहित्य के बाहर गायकी, शिल्प कला, स्थापत्य कला और गायकी को समेटना आसान काम नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अनुवाद की गहराइयों में बैठे हुए डॉक्टर थोरात जो आज नेमाड़े जी से बातचीत करेंगे। मुझे बहुत खुशी है दोनों ही विद्वानों का स्वागत करते हुए बताना चाहती हूँ थोरात जी कि हम लोगों ने 2 साल पहले अभिराम भड़कमकर जी की जो सुखांशी भड़ंती आही उसका अनुवाद करके 3 घंटे का नाटक हम लोगों ने उद्धार का सुख यहाँ प्रस्तुत किया था। तो मराठी भाषा के कुछ निकटता समझ में आई। तो मी तुम्हा दोघांना नमन करतो, मी जागतिक हिंदी कुटुंबात आपले स्वागत करतो। मंच आप दोनों का, डॉक्टर थोरात और भालचंद्र नेमाड़े, ये हमारा गौरव है कि हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। सबसे पहले हिंदी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, और शैलजा जी ने इतनी सुंदर भूमिका बांधी है, उसके बाद तो जरा टेंशन आ गया, मैं क्या बोलूंगा आपके सामने। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। हिंदी परिवार में पहली बार मेरी शिरकत हो रही है, इसलिए एक अलग उत्साह मेरे मन में है। मैं अनुवादक हूँ, और अनुवादक का दायित्व होता है जो आपको मूल रचना दी है उसी के दायित्व का आप निर्वाह करें, ज्यादा इधर उधर नहीं भटके। तो वही मेरा स्वभाव बन गया है। तो इधर उधर ना भटके मैं हमारे आज के जो उत्सव मूर्ति हैं भालचंद्र नेमाड़े जी, उनके साक्षात्कार के बारे में हम बात करेंगे। उनके साहित्य पर, उनके व्यक्तित्व पर बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ जाना गया है। उन्होंने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है, बहुत कुछ बातें हुई हैं। अभी हम कुछ आसान सवालों से उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे। नेमाड़े सर नमस्ते। जी, सबसे पहले आपका स्वागत इस प्रोग्राम में। और एक सवाल यह है सर कि आपकी पीढ़ी के जो साहित्यकार रहे हैं वो सारे के सारे कागज और कलम से दोस्ती करने वाले रहे हैं, तकनीक से काफी दूर रहे हैं, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, इस दुनिया से काफी दूर रहे हैं। लेकिन समय कुछ ऐसा आ गया है कि इस तकनीक से हमें बिल्कुल जुड़ना ही पड़ रहा है, और ये आज का जो साक्षात्कार है वो भी उसी की एक कड़ी है। तो मैं जानना चाहूंगा इस नई तकनीक से जुड़कर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं शैलजा जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत कम लोग इतना अच्छा मेरे बारे में बोलते हैं, तो ये पहली भी मेरा बहुत अच्छा परिचय है। उनके वजह से हिंदी जगत में मेरा काफ़ी लोग पढ़ने लगे, और अच्छा होता है हिंदी से जुड़ना, क्योंकि मैं
पैदा हुआ, जन्म मेरा हुआ खानदेश में, कि जो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। तो वैसे मैं तीनों स्टेट का कहने सिटी हमेशा, कोई मेरा एक भाषा और एक स्टेट भी नहीं, क्योंकि हमारी खानदेशी गुजराती की भी बोली जाती है ग्रियर्सन के मुताबिक। दूसरे केलकर साहब उनको हिंदी की ब्रांच समझते हैं, और अभी तो हम मराठी के हो गए हैं। तो इसलिए मुझे हिंदी जगत से मिलना हमेशा अच्छी बात होती है। और आज इतने बड़े बड़े लोगों के सामने कुछ मेरे विचार पेश करना मेरे लिए भाग्य की बात है। आपने जो बात बताई तकनीकी के बारे में, कि हमारे लोग, मैं तो रिटायर होने यूनिवर्सिटी में था, वहाँ भी कंप्यूटर नहीं थे उस टाइम पे, तो कंप्यूटर अभी अभी आए हैं। और हमेशा जब ये कुछ आजकल ऐसे मौके आते हैं तो मुझे नज़ीर अकबराबादी की याद आती है कि ख्यालात अच्छे तो बोली भी अच्छी। न टेक्निक, और मैं फिर थोड़ा सा बदल करता सकता हूँ कि न तकनीकी से मतलब, न भाषा से मतलब, ये मैं जानता हूँ। तो मेरे ख्याल अच्छे रहेंगे तो वो सबसे अच्छी बात है। और हमारे पीढ़ी के लिए यही, क्योंकि मैं मेरी दादा और दीदी, जब मैं पढ़ना शुरू किया था, हमारे यहाँ पढ़ने वाले हमारी पीढ़ी से शुरू हुए, तो लिखने के तरफ वो जरा संशय से देखते थे, लिखना क्या होता है। और वो मैं समझता अभी भी इतना पढ़ने के बाद और ये सब डिग्रियां वगैरह और इधर उधर पढ़ाने के बाद, कि पढ़ाई से कोई खास बदल नहीं होता दुनिया में। दुनिया में बदल जो हुए हैं ना, वो कबीर साहब और तुकाराम और इन लोगों ने किए हैं, जो लिखने नहीं जानते थे। और हम जो लिखना जानते हैं, हम ज्यादा बदल नहीं कर सके। तो मैं जो बिना लिखने वाले के साथ हमेशा रहता हूँ। और अब भी मैं जितना पुराने अपने तरीके ओरैलिटी के, वही शायद फिर से लाना जरूरी है। तो ये तकनीकी से कम हम मौखिकता सामने ला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात हुई है। तो कम से कम हम बोल सकते हैं अभी, लिखने से बोलना और अच्छा है, क्योंकि हमारा सामने फेस कॉन्टेक्ट हो जाता है। तो आपने जो बात कहा कि हमारी पीढ़ी के लोग वैसे एडजस्ट हो गए इससे, क्योंकि इसमें एक गुण अच्छा है कि इसमें ओरैलिटी फिर आई है। और इसलिए मुझे अच्छी लगती है कि ये सब जो पहले मेरा पोता मेरे साथ है, उसने सब लगा दिया है, तो मुझे तो ये आता नहीं, लेकिन इसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी हम कम से कम मौखिक बातें कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अभी आपने कहा कि मैं 3 स्टेट का हूँ, लेकिन हम तो कहते हैं कि आप न केवल 3 स्टेट के हैं और न केवल भारत के हैं, तो साहित्यकार तो पूरे विश्व की धरोहर होता है। इस रूप में हम आपको देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सर, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। सर, आप एक मराठी साहित्यकार के साथ साथ एक भाषा शास्त्री भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत की प्रादेशिक भाषाएं और हिंदी, इनके बीच क्या अंतर संबंध है? हमारे भाषाओं में आज जो चल रहा है, वो हमारे उपनिवेशीकरण, कॉलोनियलिज्म बोलते हैं ना हिंदी में, उपनिवेशीकरण। तो ये कॉलोनियल लोगों ने हमारे में अंतर ज्यादा डाल दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले कोई द्रविडियन आर्यन नहीं था। तो हम अभी पहले सीखे क्लासरूम में, टेक्स्ट बुक में, कि हम आर्यन है या द्रविडियन है। उसमें महाराष्ट्र लोग की और भी है, महाराष्ट्र लोग आधे द्रविडियन आधे आर्यन है। कोई बोलता है कि हम आर्यन है, कोई बोलता है द्रविडियन है। तो ये सब चीजें जो हम भाषा शास्त्र में इसको कॉग्निटिव एरर कहते हैं। ये कॉग्निटिव एरर मतलब समझने की गुस्ताखी हो गई है। ये समझना ही अगर गलत हो गया तो फिर आगे का सोचना भी पूरा गलत हो रहा है। तो इसी वजह से हमारी भाषाएं वैसे एक ही है। हमारी जो पहले से भी थी, संस्कृत से पूरे देश में, मतलब केरल का आदमी संस्कृत में लिखता था, महाराष्ट्र का, यूपी का, आसाम का, सब जगह संस्कृत चलता था। इजिप्ट तक संस्कृत चलता था। हाँ, ये मेरा मतलब भाषा शास्त्र में क्या कहता कि ये हिटाइट और ये पॉलिने सब ये जो कल्चर है उधर की, पूरा इजिप्शियन तक संस्कृत की जानकारी थी।
और उसके पूरा में अभी उसका जो सबूत है वो मिल रहे हैं, लेकिन हमने ही अपने को अंदर डाल दिया, ये लिंग्विस्टिक टेक बना दिए, ये गुजरात महाराष्ट्र अलग कर दिया, बम्बई में वो गुजराती फिर भी बढ़ गए हैं महाराष्ट्र में आने के बाद भी, ये अच्छी बात हुई। नहीं तो पूरे एक भाषा के लोग हो गए तो गलतियां बहुत करते हैं, जैसा दिल्ली में हो रहा है आजकल, तो दिल्ली में होना गलत है। हम सब जगह सब तरीके के लोग होना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ गारो, खासी, अंडमान के लोग कुछ चाहिए, तमिल, हिंदी, सब लोग एक बिल्डिंग में होने चाहिए, एक गांव में होने चाहिए, तब हम भारतीय हो सकते हैं। और हम पहले वैसे ही थे, हमारे यहाँ कोई अलग अलग वंश का या धर्म का या जाति का नहीं था, धर्म भी नहीं था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अगर दीदी को अगर पूछे गए, खालिद उमर के लोग आए थे ना, ब्रिटिश लोगों ने शुरू किया सब लफड़ा कि ये तुम्हारी ये जात है, तुम्हारी वो जात है, तुम्हारा धर्म ये है, तो वो खालिशुमारी करने के लिए, मतलब ये जनगणना के वो आए, तो उसने कि आप हिंदू है या, तो हमारी दीदी बोली ये हिंदू क्या होता है, ये हमारी दिल की बात है। मतलब वो कहते हम तो वारकरी है, विट्ठल के संप्रदाय, हिंदू कहाँ से लाया, लेकिन वो अंग्रेजों ने हमारे में लाया। हमारे को सब हिंदू थे, सब मुसलमान भी अपने को हिंदू मुसलमान हमारे गांव में लोग कहते हैं अपने को। ये सब अपनी मिलजुल की मिलने की बात थी, और इसी को हम जो विविधता कहते हैं ना, विविधता उसी में थी। लेकिन ये विविधता आजकल बन गई, इसलिए सब भाषाओं का नुकसान हो रहा है। हिंदी का तो और ज्यादा, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा बड़े प्रदेश में होती है, और उनके फायदे हिंदी को नहीं मिलते। तो हम जो कहते थे कि कोंकणी में कोई 16-17 साल का लड़का हो तो उसको कहते थे अरे साहित्य अकादमी के अवार्ड आने वाली है, लिखो कुछ। लेकिन हिंदी में 70-75 का आदमी भी साहित्य अकादमी उसको मिलने को सोचता नहीं। ये हिंदी का दुर्दैव है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो ये सब क्या है, ये उपनिवेशवाद के वजह से गलतियां हो गई ना, वो दूर करना पहले जरूरी है, तब हम कुछ भाषा के बारे में बोल सकते। तो हिंदी का तब तक बुराई चलता रहेगा, मराठी का भी और सबका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बड़ी बात कही दी आपने कि असल में कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई हिंदी को अंग्रेजी से खतरा है, और भारतीय भाषा वाले कहते हैं कि भाई भारतीय प्रादेशिक भाषाओं को हिंदी से खतरा है। लेकिन आपने बहुत सुंदर तरीके से इसका समन्वय कर दिया है, जोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक भाषा शास्त्री और एक साहित्यकार होने के साथ साथ विश्व साहित्य के अध्येता भी हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे विश्व साहित्य के संदर्भ में भारतीय साहित्य कहाँ खड़ा है? विश्व साहित्य का संदर्भ तो पहले अपने भारतीयत्व, मतलब भारतीयता के बाजू से देखना पड़ेगा कि विश्व साहित्य क्या है। विश्व साहित्य भारत में खाली अंग्रेज और अमेरिका में जो लिखा जाता है वही, उसी को विश्व साहित्य बोलते हैं। भारत में चीनी में क्या लिखा जाता है, जापानी में क्या लिखा जाता है, अरबी में क्या है, वो कुछ किसी को पता नहीं है। लेकिन विश्व साहित्य मतलब हमारे लिए अंग्रेजी और थोड़ा बहुत जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है वही। इसलिए तो हम जो अभी आज खड़े हैं वो अपने अपने पाँव पे जो खड़े हैं, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़े साहित्यकार हमारे यहाँ है। पहले हिंदी में है, मराठी में है। आज भी हिंदी में जितने लोग अच्छे लिखते हैं उतने अमेरिका में भी नहीं है, ये मैं समझता हूँ। और मराठी का भी वही है। आज वो पहले से भी वैसा चलता आ रहा है कि शेक्सपियर सबको मालूम है, क्योंकि वो एम्पायर का नाटककार था। लेकिन तुकाराम किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एम्पायर नहीं था। तो ये सब विश्व साहित्य की जो बात है ना, ये पहले हमें हटानी चाहिए। ये विश्व साहित्य का मतलब भी हमें बदलना चाहिए। तो फिर भी मैं समझता हूँ कि हम विश्व साहित्य में बहुत आगे हैं, लेकिन विश्व साहित्य की हमारी जो व्याख्या है वो बदलनी चाहिए। विश्व साहित्य मतलब पूरे दुनिया में जो लिखा जाता है उसी को विश्व साहित्य बोलना चाहिए। हम वर्ल्ड लिटरेचर का मतलब खाली इंग्लिश में जो पढ़ा जाता है वो समझते हैं, वो गलत है। इसलिए भारतीय मतलब मराठी हो, तमिल हो, अपने अपने भाषा में बहुत अच्छा लिखे जा रहे हैं। इसमें और कुछ ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। जैसा आपने कहा हिंदी कहा है, तो हिंदी ने और थोड़ा हाथ बढ़ाना चाहिए। भाषांतर मतलब अनुवाद जरा बढ़ाने चाहिए। और इतनी बड़ी भाषा होने की वजह से उनमें ज्यादा सब अपने भाषाओं का साहित्य हिंदी में पढ़ना
मतलब पढ़ने को मिलना चाहिए, आज नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए कुछ लैंग्वेज ट्रेनिंग की बहुत जरूरी है। और हिंदी एरिया में ये भी जरूरी है कि अगर हिंदी को केंद्र में आना है, महत्व प्राप्त करना है, तो ये सोचने के जो तरीके हैं, मतलब विचार, वो जरा बदलने चाहिए। मतलब ये राम जन्मभूमि वगैरह वो हिंदी एरिया से आता है, उससे हिंदी का कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन अगर अनुवाद का कुछ बड़ा पीठ बनाया तो शायद हिंदी और ज्यादा बढ़ेगी, भारतीय साहित्य भी बढ़ेगा। लेकिन हिंदी एरिया से कुछ ऐसा विचार नहीं आ रहा है, इसलिए हम फिर तमिल के तरफ तो देख नहीं सकते कि भाई हमारा उधर कोई अनुवाद करो, या कोई आसामी में तो नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी में ही कुछ होगा। तो हमारे जो हम देखते हैं वो हिंदी तरफ देखते हैं, तो हिंदी को ये सब बदलना चाहिए। कुछ बड़ा, बहुत बड़ा प्लानिंग का जरूर है, लैंग्वेज प्लानिंग हम जो कहते हैं लिंग्विस्टिक्स में, वो इंजीनियरिंग जो है लैंग्वेज का, वो हम बिल्कुल करते नहीं है, इसलिए परिस्थिति बिगड़ जा रही है। सर बिल्कुल सही बात कही सर, कि भारतीय साहित्य किसी भी लिहाज से कम नहीं है, छोटा नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये पैदा होता है इससे जुड़ा हुआ, कि सन 1913 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी को पुरस्कार मिला था नोबेल। उसके बाद 100 से ज्यादा साल बीत गए, लेकिन फिर हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए अभी? इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि हम फिर भी गुलाम ही रहे हैं, आज भी हम सब गुलाम रहते हैं। और मैं एक कमेटी पे था, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की, कुछ साहित्य अकादमी, नोबेल प्राइज का हर साल एक नाम हमें भेजना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से, साहित्य अकादमी करते थे। मैं उस कमेटी पे था, तो मैंने सबको ये, मतलब हमारे अध्यक्ष और जो दूसरे 2 लोग थे उनको भी बाद में मानना पड़ा मेरा, कि यूरोप में सेकंड रेट, थर्ड रेट लोगों को नोबेल प्राइज मिला है कि नहीं, और हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े प्रेमचंद जो है उनको नहीं मिला, मर्डेकर को नहीं मिला, कितने अपने देश में लोग हो गए जो नोबेल प्राइज उनको पहले ही मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो फिर हर साल हम क्यों नाम भेजते हैं? तो इस साल हम नाम नहीं भेजेंगे। तो ये सबने माना और हम नाम नहीं भेजा, लेकिन उधर हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कहता है कि इससे हमारे संबंध बिगड़ेंगे, तो कुछ नाम तो दो। अरे संबंध बिगड़ने तो है तो बिगड़ने दो, ये नाम देना और फिर वो रद्दी में डालते हैं, वो वेस्ट पेपर में डालना, इससे नाम ना देना अच्छा है। हमने उस साल नाम नहीं दिए थे, कोई नाम, नोबडी ऑफ दैट काइंड हियर, वी डोंट वांट इट। हमें कुछ थोड़ा पॉलिटिकल बनना जरूरी है, कि वो मंगाते हैं तो हर जगह से नाम जाते हैं। अपने देश में से कोई हर साल कोई 25 नाम जाते हैं, हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी से भी एक जाता है, लेकिन इतने साल, 100 साल से इतने नाम जाते हैं, वो सब कचरे के डब्बे में ही गए ना, तो फिर डालने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम तो पहले सुना कि ये हम नहीं मानते, नोबेल प्राइज कोई सबसे अच्छे आदमी को मिलता है, उस टाइम पे होगा, मिला होगा, वो भी वो अंग्रेजों की नीति होगी वैसी, कि वो उस टाइम पे इकबाल को मिलना चाहिए था, फैज साहब को मिलना चाहिए था, ये बहुत बड़े शायर है, लेकिन हिंदुस्तानी हिंदू को चाहिए, इसलिए इन्होंने ये नाम लगा दिया होगा। लेकिन ये छोड़ो बात है, आज तो हम ये हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ नोबेल प्राइज से भी बढ़कर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें वो नहीं मिलता, वो इतना अच्छा है। अच्छा ठीक है, तो बिल्कुल ये बात आपने कई बार वैसे कही है कि पुरस्कारों के लिए कभी नहीं लिखना चाहिए, मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। सर आपके साहित्य की ओर आते हैं। सर मराठी साहित्य में और हिंदी साहित्य में भी आपके हिस्से में वो लोकप्रियता आई है जो बहुत कम लोगों को हासिल होती है या नसीब होती है, क्योंकि जब आपका कोसला उपन्यास आया था तब लोग इतने उत्साहित थे, यूं कहे दीवाने हो गए थे आपके, कि कई लोगों ने कोसला उपन्यास पूरा याद कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था। कई लोगों ने अपने बंगले के घरों के नाम कोसला के नाम से रखे थे। यही नहीं, बाद में आपके बिहार वगैरह उपन्यास आए, चतुष्टय आया, तो जो नाम पुराने हमारे प्रचलित नाम है, लेकिन जो एक तरह से लोग उसको क्या कहें, दोबारा वो नाम अपने बच्चों के नाम रखने लगे आपके चरित्रों के आधार पर, आपके पात्रों के आधार पर। तो ये जो आपको लोकप्रियता मिली वो काबिले तारीफ है। एक और बात इसमें जोड़ता हूँ मैं, कि कई बार हम लोगों से बात करते हैं तो लोग फख्र से, अभिमान से कहते हैं कि हम नेमाड़े पंथी है या हम नेमाड़े संप्रदायी है।
तो हम ये जानना चाहेंगे ये नेवाड़ी संप्रदाय या नेवाड़ी पंथी क्या होता है? आपने जो कहा वो तो मुझे बहुत मतलब हर रोज एहसान होता है मुझे, और बोझा बढ़ता है मुझ पर कि अभी जो कुछ लिखेंगे वो और अच्छा लिखना चाहिए, क्योंकि इतने लोग पढ़ते हैं उनके लिए कोई खराब लिखना तो अभी ठीक नहीं लगेगा। तो इतने बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, सब स्तरों के लोग पढ़ते हैं, उनके लिए लिखना तो अच्छा ही लिखना, ये बोझा बढ़ता है। और ये बहुत बड़ा ऋण मेरे पर है कि इतना प्यार। कृपया बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। कृपया बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट नहीं, म्यूट कर ले। सॉरी हाँ सॉरी माफ कीजिए, म्यूट कीजिए प्लीज, सॉरी। हाँ सब अनम्यूट है, सब अनम्यूट है। जी हाँ बोलिए सर। मेरा मतलब म्यूट है। हाँ बोलिए सर। नेमाड़े सर प्लीज, शायद आप भी म्यूट हो गए हैं। निमाड़े जी आपको अपना माइक्रोफोन चालू करना होगा। सही बात बा। जी सुन रहे हैं ना? जी आवाज आ रही है अभी आपकी। आवाज जी आ आवाज रही आ है? रही है सर। जी बोलिए हाँ, सर। जी हाँ, वो जो आपने कहा तो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मुझे मतलब आप कभी आसाम में गया, कर्नाटक में गया तो मेरे जो वाचक है वो मिलते हैं, और ये मेरे लिए मतलब हर लेखक के लिए और तो कोई मिलने की जरूरत नहीं रहती। ये बहुत है कि हम इतने लोगों के अंदर तक अपने हाथ पहुंचे हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लिखने का मतलब यही होता है कि हम सब लोगों की जो संवेदनाएं हैं उनको हाथ में ले सके, और वो पढ़ते रहे, राह देखते रहे अभी क्या लिखते हैं। इसलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ा एहसान भी है और बड़ा ऋण भी है, तो उससे मैं कोशिश करता हूँ ये ऋण के बाहर कैसा निकलना और ज्यादा अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ। वाह, यानी आपकी विचारधारा का समर्थन करने वाले, आपसे प्यार करने वाले अपने आप को नेमाड़े पंथी समझते हैं, इसमें गर्व अनुभव करते हैं। बहुत अच्छा सर। एक सवाल ये है कि साहित्य क्षेत्र में आपने एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे हम देशीवाद के नाम से जानते हैं। तो ये देशीवाद क्या है और आज उसकी प्रासंगिकता क्या है? ये देशीवाद की जो धारणा है, तो मैं जब विद्यार्थी था तब से ये मेरे दिमाग में है, और मैंने जो भी कुछ लगाया उसी के धारा में पढ़ा। लेकिन मैसूर में सी डी नरसिम्हा साहब ने मुझे फेलोशिप दे के खास इस पर 6 महीने के लिए किताब लिखने को बुलाया था, तब वो मेरे लिए स्पष्ट हो गया। तो इसका एक संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि हम सब लोग देशी ही होते हैं। देशी मतलब अपने अपने गांव के, अपने अपने कौम के, अपने अपने कुटुंब के। और ये गलत है कि हम कोई राष्ट्रीय हो या पूरे मैप पर देखकर ये हिंदुस्तान है, ये सब हमारा है, ये सब क्या हम बोलते हैं ओवरलेड फंक्शन होते हैं। ये कोई अपने ओरिजिनल फंक्शन नहीं होते, बाद में लगाते रहते। इंटरनेशनलिज्म उसी का ही तरीका है। तो देशी होना मतलब अपने अपने गांव में, अपने अपने भौगोलिक एरिया में रखना। हिस्ट्री भी उसका संबंध है, इतिहास से, भूगोल से देशी का ज्यादा ताल्लुकात है कि हम अपने अपने ज्योग्राफी से, अपने अपने भूगोल से ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि आजकल जो भी कुछ थियरी आती है वो वही कहती है कि हम पैदा होते हैं तब से अपना अपना जो खाना रहता है अपने प्रदेश का होता है। हमारे घर में जो कोई क्या कहते हैं हेरिटेज, वो परंपरा हम पालन करते हैं, जो भी कुछ हो अपना अपना विरासत चलाते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि हम अपने अपने कंडीशन में चलाते हैं।
इस पर और कोई बाहर से लाना चीजें और कोई बाहर के स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक लिखना या उसके मुताबिक कामकाज चलाना, ये पूरा कृत्रिम तरीके का भाव होता है। जी देशी का मतलब यही होता है कि आप अपने अपने परिसर पर अपने अपने बाहर की जो चीजें उस पर प्रेम करो, जी अपने अपने साथ जो है उसके जी और उसी के मुताबिक। और मैं समझता हूँ कि आज तक जितने भी बड़े लेखक हैं, कोई भी जी हो, प्रेमचंद हो, शेक्सपियर हो, दांती हो, वाल्मीकि हो, व्यास हो, वो अपने अपने परिसर पे ही लिखते आए हैं। उन्होंने कभी बाहर का सोचा नहीं। लेकिन मराठी में और खासकर मैं जानता हूँ बाकी की भाषा को का भी वही होगा कि हम पिछले 100 सालों से कुछ दूसरे के लिए लिखना शुरू कर दिए कि बाहर के कोई जी कांट की थी, कोई हेगेल की थी, कोई एस्थेटिक्स है, कोई इसने वो कहा है, उसने वो कहा है, वो गलत है। कोई एरिस्टोटल का लॉजिक है, उसके मुताबिक हम चलेगी। ए इज नॉट ए, ये ए जी और नॉन ए ये अलग अलग होते हैं। ये ए कैन नॉट बी नॉन ए, ये गलत है। ए कैन बी बी, क्योंकि जो जी हमारे यहाँ जो तत्व ज्ञान है वो ऐसा नहीं कहता ए और बी एक ही है। हमारे गांव में जो लोग रहते हैं वो सब मिला के जो रहते हैं, एक माँ जो होती है वो खाली माँ नहीं होती, वो किसी की भी मतलब इसके पेट में कुछ होता है, कुछ बाहर बच्चे होते हैं, कुछ उनके भ्रातार होते हैं, सब लोग होते हैं, उसी वो माता है। तो इसलिए थिंकिंग जो है ना वो पहले हटाना जरूरी होता है। देशीवाद का और भी एक मतलब है कि हम अपने अपनी कृतियां, लेखन हो, जो भी कुछ अपना बिहेवियर है वो पूरे कुछ वैश्विक आधार पे मापते हैं। हमने तो बचपन से ही देखा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कैसा है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड आजकल आ गए हैं वो सब। ये सब ग्लोबल जी और इंटरनेशनल ये जो स्टैंडर्ड है ये पूरे ग्लोब के और पूरे देशों के नहीं होते। ये खाली 2-3 देशों ने बनाए हुए खाली वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स है। तो वो कई जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं होते और इसलिए हमने अपने अपने स्टैंडर्ड होने चाहिए। सबसे सिविलाइज्ड आदमी मैं समझता हूँ आजकल हमारे यहाँ का आदिवासी है, जो मैंने हिंदी में भी लिखा है कि वो अंडमान का फिशरमैन नाव में बैठे, वो कहता है कि आज मुझे एक बड़ा और 2 छोटे मछलियां पकड़नी है, 3 या 2 भी नहीं पकड़नी, बट 2 बड़े भी नहीं पकड़ने, क्योंकि घर में उतने ही जरूर है। मतलब इतना ही मारना है आज इतना ही पकड़ना है जाले में कि जो आज जरूरत है। और दूसरी तरफ देखो आप, ट्रॉली लगा के कितने समुद्र से मछलियां निकालते हैं, कितने कितने प्रजाति उसमें खलाल होते हैं। और ये कोई सिविलाइज तरीका नहीं है। दूसरे के आसाम में मैं जा था, वो बोलते हैं कि हम उधर चाय में दूध नहीं डालते, क्योंकि दूध जो होता है वो जिसकी माँ है उसका ही होता है। वो दूसरे के माँ का दूध पीना गलत है, इसलिए हम बिना दूध ही चाय पीते हैं। तो ये बहुत सिविलाइज है कि क्यों ये बढ़ाया हुआ है कि ये मार के खाना, ये दूसरे को काट के खाना, ये इससे बढ़ता है, ये गया तो क्या होता है। इसलिए हम ये जो आज कोरोना की जो सब ये देख रहे हैं ना, ये उसी की अब ये इतना भ्रष्ट हो गया है वातावरण कि उससे हम बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसलिए अपने अपने परिसर में जो आज तक चला करते आए हुए वो परंपरा में दिया हुआ है, वो हजारों लोगों ने सोचा हुआ रहता है। और परंपरा में खुद ऐसा एक तत्व होता है कि जो अपने आप को दुरुस्त करती है, वो कभी पीछे पड़ने नहीं देती खुद को। तभी वो अपनी जो भारतीय संस्कृति वो 5000 सालों से आज तक जिंदा रहती आई है, क्योंकि उसने हमेशा बदल किए रहते, आज तक बदल करना जरूरी होता है उसमें। और इसीलिए देशी होना मतलब अपने अपने परंपरा से जोड़ना, अपने अपने परिसर से जोड़ना, अपने अपने जागरूकता से जोड़ना और उसी के मुताबिक लिखना, ये देशीवाद का संक्षेप में सार है। बहुत बढ़िया सर, आपने बिल्कुल सही तरीके से समझा दिया है कि जितना हम देसी बनेंगे उतने ही सुखी बनेंगे, जितना आधुनिक बनने का प्रयास करेंगे उतना ही दुखी हमें अपने जीवन को बनाते रहेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल है सर कि ऐसा कहा जाता है कि जितना हम आधुनिक बनते जाते हैं उतने ही हम सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ते जाते हैं।
तो आपके विचार से आधुनिकता और संस्कृति दोनों के बीच हम तालमेल कैसे बना सकते हैं? हमने पहले मतलब ये तालमेल तो आपने बहुत अच्छा लफ्ज होगा कि वो दुनिया तो बदलती जाएगी हमेशा ही कहते हैं, ये क्लीशे हो गया है कि दुनिया बदल रही है, वो तो हमेशा ही बदलती है, लेकिन हम जो खड़े हैं, हमारे पाँव जिस पर है वो तो पहले स्थिर होना चाहिए, और फिर हम नए क्या है, देशीकरण हम जो कहते हैं, देशीवाद में एक बहुत बड़ा एक तत्व है कि हम जो भी कुछ हमारे यहाँ नहीं है उसका देशीकरण करके उसको अपनाना चाहिए। वो है जैसा वो लेना गलत है, वो जैसा इंग्लैंड में पार्लियामेंट चलती है वैसे हमारे भारत में पार्लियामेंट चला है, ये गलत है। अपने अपने देश की जो पार्लियामेंट है वैसे चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत थी वो ज्यादा डेमोक्रेटिक थी, वो अंग्रेजों ने डुबा दिए, और फिर हमने वैसे आमदार जो चुने जाते हैं उसमें आधे लोग भ्रष्ट होते हैं, आधे लोग क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो ये हमारी जो आज की परिस्थिति है, ये हमें अपने अपने जो परंपरा पर स्थिर होने के बाद ही हम कुछ इसके बारे में कर सकेंगे। बाहर से आए हुए परंपरा पर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वही हमारे यहाँ दुर्दैव से यूनिवर्सिटीज हो, शिक्षण हो, पॉलिटिक्स हो, सब जगह ये दुर्दैव से हो रहा है। इसलिए ये हम सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे ही पड़ते जाएंगे, ये मेरा मतलब कहना है। ओके, मतलब आधुनिकता और संस्कृति में तालमेल होना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा बहुत ऐसा ही कह सकते हैं। जी जी, तब तक हम अपनी अपनी परंपरा अपने पाँव पे नीचे नहीं रखते तब तक। जी जी सर, मैं जब भी आपसे मिला हूँ, हमने बहुत सारा काम भी किया है साथ में, तो हमने अक्सर आपके ज़बान पर कभी तुकाराम को, कभी गालिब को, कभी फैज़ को, ऐसे बड़े-बड़े शायरों को सुना है। कई बार हिंदी फ़िल्में गाने भी हमने आपके मुँह से सुने हैं। तो ये हिंदी गाने, शायरी से आपको प्रेम कैसे हो गया सर? ये हम जानना चाहते हैं। थोड़ा साहब एक हिंदी गाना ही सुनवा दें। है कि बस आपको 2 दिन लगेंगे इतने, मेरे पास मतलब हमेशा दिमाग में गाने ही चलते हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ के लिए जो मैं जब ये जो खराब साहब ने गोरख साहब ने कहा, तो इसका अभी मुझे याद आ रही है कि मैं औरंगाबाद में था, तब पान खाने ले जाता था गेट पर। औरंगाबाद में बहुत अच्छे पान के शौकीन है, वो पुराने औरंगजेब के टाइम से उन्होंने उनकी अपनी स्टाइल बना के रखी है। तो उनके पूरे दुकान में अलग अलग पंक्तियां, मीर और हम जानते भी नहीं उतने लोगों की हम पढ़ते थे। तो मुझे गालिब के ये क्या मतलब है, तो हमें पढ़ के बता था, उर्दू में थी वो पढ़ के बताता कि इसका मतलब ये होता है। तो हम सोचते कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ऐसी तो आजकल कोई लिखता भी नहीं है, ये तो सबसे बड़ी पोइट्री है, अंग्रेजी में भी इतने अच्छे कवि नहीं है। तो क्या है, तो हर रोज हमने उस पर वादा किया कि हर रोज हम पान लेंगे तो आप मुझे एक शेर बताना। उस टाइम पे मेमोरी भी अच्छी थी, तो हम उसने कहते ही वो बराबर करते थे, दूसरे दिन उसको वो बोल के दिखाते थे, वो कोई दुरुस्ती करता था और फिर हमारे वो होते थे। तो ऐसे हमने कोई 150-200 शेर उधर दिमाग में आ गए थे। वो हमारी शुरू थी, मतलब हमने उर्दू सीखी वो अपने पान वाले से, जो बेचारा अपनी अपनी परंपरा से उर्दू शायरी को प्यार करता था। तो ये मेरा उर्दू से पहला परिचय हुआ। और मैं क्लासरूम में पढ़ता था, वो सेकंड रेट अंग्रेजी पोइट पढ़ता था, ब्राउनिंग और टेनिसन, और ये कि उनका और मीर साहब के एक पंक्ति का भी कोई मतलब कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये हमारे लिए पैराडॉक्स हो रहा था कि हम पढ़ते क्या है, इसके लिए इतना खर्चा करते हैं और परीक्षा देते हैं उसमें, और जो असली लिटरेचर है, असली साहित्य, वो कितना अलग है। तो वहां से हमने अपना अपना फिर पढ़ना शुरू किया। बाद में हमने पाया कि जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उससे दूसरा ही कुछ पढ़ना जरूरी है। तो मैंने खुद अपना प्राकृत की स्टडीज भी शुरू की। प्राकृत में हमारे यहाँ संस्कृत से भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रंथ है,
बहुत बड़े बड़े क्लासिक्स है। कथा थरी सागर तो उसका एक तरीका है जो प्राकृत में नहीं रहा लेकिन संस्कृत से मिलता है अभी, तो ऐसे बहुत है। तो हमने ये प्यार अपने देशी जो अपने पुराने जमाने से चल रहा है उस साहित्य पर शुरू किया। और उर्दू का तो हिंदी फिल्मों से वगैरह हमेशा ही चलता रहता है कि उर्दू में साहिर लुधियाना जैसे उनको मतलब हर गाने में हमको बुला देने वाला कुछ तो कुछ होता ही है। और मैं तो हमेशा मेरे दिमाग में कोई ना कोई एक पद रहता है जो कोई हिंदी सिनेमा का होता है जो मेरा से जो हमने बचपन में देखा था पहले से, हम उनको देखते हैं हसरत भरी नजर से, तब से वो आज तक जो भी कुछ बनते उर्दू पर ही हमारा मतलब क्या है बर्दाश्त हो रही है। उर्दू साहित्य और दुर्दैव है कि उर्दू में अच्छे शायर नए नए पैदा हो रहे हैं तो फिर पुराने पर ही चला रहे हैं। जी 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 सर, राजेश जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं सर। हाँ जी जी वैसे तो मैंने सवाल किया था आपसे हिंदी गाना सुनने के लिए, पर नेवाड़े साहब मैं आपसे आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं कि साहित्य से आम लोगों को मतलब जो बेचारे दुखी हैं, मजदूर हैं, घर में काम करते हैं, उनको सुख मिले, ऐसा क्या किया जा सकता है साहित्यकारों द्वारा या किसी के भी द्वारा? साहित्यकारों को पहले एक देखना चाहिए कि हम जो लोगों के जो प्रश्न है, लोगों के जो आज उनके लिए क्या जरूरी है वो पहचानना पहले, उसका परसेप्शन बहुत पहले जरूरी है। हम क्या है कि दूसरे ही जगत में रहते हैं और इनका जगत अलग होता है। तो मैं ये हमेशा देखता हूँ कि आज के क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे 40 साल लगते हैं नए उपन्यास शुरू करने में। उसमें भी एक पार्ट अभी हो गया तो 10 साल मुझे दूसरा लगा, क्योंकि बदल इतने होते हैं तो हम उनके साथ होना चाहिए। लोग क्यों ऐसा करते हैं, लोग क्यों अपने एक गवर्नमेंट के दूसरे गवर्नमेंट एकदम बदल कैसे देते, क्या है उसके पीछे। तो हमारा सोचना अलग होता है, उनका सोचना अलग होता है, और वो अगर समझ लिए तो हम उनके अंतर्गत जो सोच है, ख्याल है, उस उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। ये होने के बाद फिर अपने जो भाषा होती है, वो भाषा हमारे यहाँ मराठी में पता नहीं हिंदी में भी होगी हो, लगता है कि है एक प्रमाण भाषा, और जो ऊपर क्लास की, अपर क्लास की, ब्राह्मणों की जो वही स्टैंडर्ड भाषा है और उसके मुताबिक सबने लिखना चाहिए। और अगर नहीं लिखा तो अशुद्ध समझा जाता है। वो हमने पहले हमने जो लिखना शुरू किया हमारे दोस्तों ने, तब से वो खत्म हो गया मराठी में। लेकिन तब तक बहुत खराब लिखना शुरू करते थे और वो शुद्ध जो लिखना है उससे हमारे बहुत बर्बादी हुई है। लेकिन आजकल मराठी में कम से कम ये आ गया है लोगों के ध्यान में कि लोगों की भाषा है ना, वही हमने इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक चीज आप जो चाहते हो क्या करना चाहिए कि हम जो सोचते हैं वो अपने 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 भाषा पर अपना जो परिसर है छोटा सा हुआ, आजकल तो बहुत हो गया है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बाद, तो उसी के मुताबिक हम लिखते हैं कि भाई मराठी लेखक हूँ तो भाई मराठी बस खाली पढ़ूंगा, खाली मराठी के लिए ही मेरा जगह है। ये गलत है। ये पूरे भारतीय साहित्य जो है ये बहुत बड़ी महाव्यवस्था है। वो पूरे मतलब आसाम से केरला तक ये सब हम एक ही सिस्टम के सभासद हैं, और उनका सोचना और मेरा सोचना और कोई कश्मीर के आदमी का सोचना एक ही है। और ये हम नहीं सोचते, इसलिए हम कश्मीरी में सोचते नहीं, कभी आसामी में सोचते नहीं, मलयालम में सोचते नहीं, और खाली मराठी में सोचते हैं। ये पहले से चलता आ रहा है। वो हमने मतलब नई पीढ़ी जो है लेखकों की, वो उसने पहले थे कि हम पूरे ये देश के हैं, इसमें जो विविधता है, ये बहुलता है, सब भाषाओं की, धर्मों की, पंथों की, ये सब अपनी है और उसके मुताबिक हमने लिखना चाहिए। हम कोई मेरा अपना, मेरी भाषा, मेरा पंथ, मेरा धर्म, ये गलत है। इससे हम सब बर्बाद हो रहे हैं। तो ये पहले ये भी हमें एक टैबू
देखना चाहिए कि अपने अपने छोटे जगह में मत रहो, बड़े विशाल जो है अपना देश, उसमें आओ, वही उसके एक कारण है। आपका आपका हार्दिक धन्यवाद तिवारी साहब। ऐसा लगता है कि आपसे सुनते रहे, आपकी बातें सुनते रहे आपने, और खास तौर से थोराट साहब ने विभिन्न मुद्दों पर जो आपसी सौहार्द है, भाषा के संबंध है, साहित्यिक उद्देश्य प्रयोजन, इन सब पर हमारे साथ, आपके साथ बात करते हुए इन पर आपके विचार हमें जानने का मौका दिया। आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के निर्देशक और केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी को इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए। श्री अनिल जोशी जी। राजेश जी, राहुल जी अगर कोई संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहे तो एक बार सुन सकते हैं हम लोग। राहुल जी। धन्यवाद अनिल जी। बहुत आभारी हूँ इस मौके के लिए कि निमाड़े जी जब साथ हैं आज उनको सुन सके हम सब लोग, ये आपने संभव बनाया, एक तो इसके लिए साधुवाद स्वीकार करिए। मैं निमाड़े जी का बहुत पुराना प्रशंसक हूँ और उनसे एक बहुत संक्षिप्त भेंट भी साहित्य अकादमी में कर चुका हूँ, लेकिन भारतीयता और आज जो देशीयता पर उन्होंने, देशीवाद जो वो कह रहे हैं उसको हम हिंदी में शायद देशीयता कहेंगे जी, उस पर जो उन्होंने बात कही है और जो उन्होंने बहुत बेहद महत्वपूर्ण और हिंदी में दुर्लभ हो चुके दार्शनिक स्तर पर जिस बड़ा एक वितान बनाया है उन्होंने, वो हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं भालचंद्र जी को उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ इसके लिए कि इस बात पर हमारे यहाँ भी अपनी बातचीत में भी कई बार इसका जिक्र हुआ है कि हिंदी के लोग हिंदी में ही रहते हैं और हिंदी ही के ही बारे में सोचते हैं, और ऐसा मैं समझता हूँ कि दूसरी भाषाओं में भी होता है जैसा स्वयं निमाड़े जी कह रहे हैं। लेकिन इससे हम अपने को सीमित करते हैं और अपने को छोटा करते हैं और अपने को कमजोर करते हैं। इससे ना तो हम जिस भाषा, जिस परिवेश में रहते हैं, जिसको परिसर कह रहे हैं, तो हम जिस वैचारिक सांस्कृतिक परिसर में रहते हैं वो भी बचता नहीं और वो भी कमजोर होता है। तो अब पूरी तरह देशीय रहते हुए वैश्विक होना भी संभव है, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। ये बात समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और जब निमाड़े जी जैसा व्यक्ति जो सचमुच वैश्विक है अपनी सोच में, वो जब ये कहता है तो उस बात का महत्व और उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। मैं तो चाहता था कि ये बातचीत थोड़ी और लंबी होती, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे आयाम हैं भाषा के, साहित्य के, विचार के, जिन्हें हिंदी जगत को उनसे सुनने की जरूरत है, उनको और सुना जाना चाहिए। तो मैं तो आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप एक बार फिर से निमाड़े जी को निमंत्रित करें। निमाड़े जी से भी कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा हमें और समय दें कुछ समय बाद, और एक और ज़्यादा लंबी बातचीत हम आपसे कर सकें, आपको सुन सकें। ये ज़रूरी है कि आपको मराठी से बाहर के लोग, हम सब लोग ध्यान से सुन। फिलहाल तो मैं भी यही कहूँ। धन्यवाद राहुल जी। और हमारे सभी हम सभी लोगों ने सुना कि किस तरह से भारत की आत्मा एक है, वो हिंदी में, मराठी में, असामी में, बांग्ला में बंधती नहीं है, बंधनी नहीं चाहिए। हमने अपने आप को जो बांधा है, हमारी जो मूलभूत एकता जो है उसको छुआ नहीं है। तो ये बात रेखांकित की है आदरणीय निमाड़ी जी ने, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने साहित्य और उनका जो सोच है वो कई अर्थों में क्रांतिकारी है। और सहमति असहमति तो लोगों की रही है उनके, जितना मैंने जाना उनके लेखन से, परंतु एक विषय जिसमें वो हम सबका नेतृत्व करते हैं वो है भारतीय भाषाओं
कि संवेद उत्थान का हमको प्रयास करना चाहिए। और उस दृष्टि से भारतीय भाषाओं की जो स्थिति बनी है वो उनको उद्विग्न करती है, चिंतित करती है, विचलित करती है। और उसको लेकर उन्होंने मराठी में भी बहुत काम किया है और उस आंदोलन का नेतृत्व किया है। मेरा उनसे संपर्क इसी संबंध में हुआ था जब हम शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं की बात कर रहे थे, परंतु वो जो वेबिनार वो तो नहीं हो पाई, परंतु मुझे ध्यान में ये रहा कि हमें उनको बुलाकर बात अवश्य करनी चाहिए उनके साहित्य के बारे में, उनके विचारों के बारे में, और मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं की जिस एकात्मता की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। मैं चाहता हूं कि नेमाड़ी जी जैसे वरिष्ठ लोग जो अलग अलग भारतीय भाषाओं में लिख रहे हैं, हम लोग एक मंच पर आए और इस देश में जो भारतीय भाषाओं की स्थिति है उस पर समग्र रूप से विचार करें। आज भी जो उन्होंने बातें की हैं और जितना आत्मविश्वास है उनमें कि हम सेकंड, मतलब ये अपने आप में क्रांतिकारी बात है कि हम साहित्य अकादमी से नाम ही नहीं भेजेंगे। आप जो है सेकंड रेट, थर्ड रेट यूरोपियंस को नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं और भारतीय भाषाओं के लोगों के या पूर्व के लोगों की बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो ये एक अपने आप में इतना आत्मविश्वास अपनी भाषा पर होना, ये जो है मैं समझता हूँ कि उनको देखकर हम सब में वो आत्मविश्वास भर रहा है। अगर इतना तपोनिष्ठ व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो उसका जो तप है, उसकी जो तपस्या हम तक भी पहुंचती है। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय भाषाओं के प्रति स्वाभिमान और गौरव का उस दृष्टि से वे प्रतीक हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही और लेखकों को बुलाकर अन्य भाषाओं से हम ये संवाद करें। मैं जो हमारे जो संवादकर्ता थे उनका भी बारे में कहूंगा कि बहुत कम समय में, लेकिन उन्होंने जो उनके साहित्य का कोर है, जो उसका मूल है, उसके ऊपर उनसे बात की और काफी बातें आई। बस राजेश जी का गाना नहीं सुन पाए, बाकी तो बातें महत्वपूर्ण आ गई हैं। पर जैसे राहुल जी ने कहा है कि ये सच है, किसी भी साहित्यकार से, हम कोहली जी से भी बात की थी तो राहुल जी का यही कहना था कि उसको विस्तार होना चाहिए। सच में जो साहित्यकार होते हैं उनके विचार का वितान इतना बड़ा होता है, कैनवस इतना बड़ा होता है कि उसको इतने कम समय में सिर्फ हम छू ही सकते हैं। हमारे इतने कम समय के हमने वीरवार शुक्रवार को ही आपको संपर्क किया और आप हमारे कार्यक्रम में आने के लिए राजी हो गए और हम आपका बड़ा हृदय से आभारी हैं और चाहते हैं कि ये संपर्क संबंध हमारा बना रहे। और भारतीय भाषाओं को, क्योंकि ये मंच जो है, हम भारतीय भाषाओं का जो संवेद अभियान है उसके लिए ये विशेष रूप से ये मंच काम कर रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय राहुल जी हैं, नारायण जी हैं, विजय जी हैं और भी जो बहुत सारे लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन और संरक्षण हमको मिलते रहे। तो मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आगे के लिए राजेश जी को कहूंगा कि आगे का कार्यक्रम चले। अनिल जोशी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपके उत्तम विचारों के लिए। और अब मेरा अनुरोध है, पहले धन्यवाद है पद्मेश गुप्त जी को उनके पूरे संयोजन के लिए, और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापन करें। पद्मेश जी। नमस्कार राजेश जी, धन्यवाद आपका। मैं औपचारिक रूप से आप सबका आभारी हूँ, यहाँ पर आए हुए हैं आज से भाषा विमर्श कार्यक्रम में, और जो लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। आप लोगों की सहभागिता से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम इस प्रकार के आयोजन कर सके। और केंद्रीय हिंदी संस्थान और विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार के आज के इस आयोजन में पधारे हमारे जो मुख्य वक्ता थे इस सत्र के, भालचंद्र नेमाड़े जी, आपका बहुत बहुत आभार। और गोरख जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने साक्षात्कार में एक विश्व साहित्य की बात भी उठाई और एक जो मुझे एक ज्ञान इसमें प्राप्त हुआ भालचंद्र जी से कि विश्व साहित्य के नाम पर सिर्फ अंग्रेजी साहित्य को ही लिया जाता है और बाकी भाषाएं जो हैं विश्व की, उनका उसमें उनको संग्रहित नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे एक लैंग्वेज प्लानिंग की आवश्यकता है और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात लगी मुझे आज के इस संवाद में। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और जो हमारी सारी सहयोगी संस्थाएं हैं जो हर सप्ताह
इन आयोजनों को प्रमोट करती हैं और लोगों को इससे जोड़ती हैं। मैं उनको प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। अक्षरम भारत से हिंदी भवन भोपाल, सम्यक न्यास भारत, वातायन यूके, हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा, झिलमिल अमेरिका, विशंभरा अमेरिका, सिंगापुर संगम, कविताई सिंगापुर, काव्य रंग नॉटिंघम, भारतीय अध्ययन केंद्र लिस्बन विश्वविद्यालय, भारत दर्शन न्यूजीलैंड, और साथ में सभी जो संयोजन मंडल के सदस्य हैं, और विशेष रूप से वह तकनीकी टीम जो आज फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगी रही इस कार्यक्रम को जूम पर रिकॉर्ड करने के लिए और इसकी टेक्निकल सुविधाओं को समय समय पर लोगों को म्यूट करती रही। अनु भार्गव जी अमेरिका से, मोहन बहुगुणा जी भारत से, श्रद्धा जी सिंगापुर, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जिनका नाम मैं भूल गया हूँ उनका मैं क्षमा प्रार्थना हूँ। जी, मैं भी कुछ नाम लेना चाहूंगा। एक जो टीम है जिसका वो पोस्टर था, शायद वो किसी कारण से नहीं दिखा रहे हैं, जो लोग हमारे बड़ी निष्ठा से काम कर रहे हैं, उनको भी मैं समझता हूँ कि डॉक्टर रावत हैं, गंगाधर वानाडे जी हैं, जवाहर कर्नावत जी हैं, जयशंकर यादव जी हैं, मनोज अबोध हैं, मिहिर मिश्रा हैं, बहुगुणा जी तो हैं ही, नावेंदु जी हैं, साकेत साय हैं, विजय नागरकर हैं, विजय मिश्रा हैं। ये पूरी टीम जो है बड़े समर्पण के साथ काम करती है, इनका भी बहुत बहुत आभार।